हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का जो पार्ट 1 था उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? हम लोग देख चुके थे इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब देख चुके थे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में, कहाँ पे ये यूज है, ठीक है, अर्थ को कैसे अफेक्ट करता है, मून को कैसे अफेक्ट करता है, ये सब हम लोग देख लिए थे ग्रेविटेशन के बारे में। आज हम लोग को जानना है फ्री फॉल के बारे में और ग्रेविटी के बारे में कि ये फ्री फॉल क्या होता है और ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग को जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें और शेयर जरूर कर दें, ठीक है, क्योंकि ये आगे देखिए कि आगे किस तरह से यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली दिखाया जाएगा कि क्या होता है, सारा चीज दिखा के समझाया जाएगा। आगे जो भी आने वाला टाइम होगा देख लेना कि जो भी चीजें हैं वो दिखा के समझाया जाएगा। फ्री फॉल हो, प्रेशर हो, ये सब दिखा के समझाया जाएगा कि कैसे होता है ये सब आखिर, ठीक है। तो इस सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग फ्री फॉल के बारे में। तो फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम द हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, नॉन एज फ्री फॉल, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है? फ्री फॉल क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक हाइट से, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये ग्राउंड है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गिराया जाता है तो कोई एक हाइट से गिराया जाएगा, ऐसा तो नहीं जमीन से सटा हुआ, तो कोई एक हाइट से गिराया जाएगा अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। यहाँ पे ओनली शब्द है, ये ध्यान रखना। अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराएंगे तो अर्थ क्या होगा? अर्थ अपना एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट भी लगेगा, चूंकि ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसका फोर्स नेग्लिजिबल होगा, अर्थ बड़ा है तो अर्थ का फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो फ्री फॉल मतलब उसमें कोई भी फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, वो फ्री रहेगा, ऑब्जेक्ट फ्री रहेगा। फ्री फॉल का मतलब अगर हम यहाँ से गिराएं यहाँ तक तो बीच बीच में एयर पार्टिकल्स भी है, एयर भी है, तो क्या होगा? एयर भी इसके ऊपर रजिस्ट करेगा, एयर भी चारों तरफ से इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, नीचे गिरने टाइम। तो उसको हम लोग फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। फ्री फॉल कब बोलेंगे? जब एयर नहीं हो, वैक्यूम हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं फ्री फॉल। जनरली हम लोग फ्री फॉल बोल देते हैं, लेकिन कब बोलेंगे एक्चुअली फ्री फॉल? जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इसके अलावा कोई भी अदर फोर्स काम ना करे, तो उसको हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझिए कि फ्री फॉल क्या होता है, उसके बाद समझाते हैं। देखिए आगे क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो अर्थ फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, इस फोर्स को हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। जो अर्थ फोर्स लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है, ग्रेविटी बोलते हैं। तो क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब यही फ्री फॉल, फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जब कोई बॉडी गिर रहा हो अर्थ के ऊपर, मतलब अर्थ उसको खींच रही हो, तो उस एक्सेलरेशन को, आप जैसे ऊपर से नीचे आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे आएगा तो उसका कुछ स्पीड होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा। हम लोग मोशन चैप्टर में पढ़े हैं एक्सेलरेशन क्या है, जिसका वेलोसिटी चेंज होते रहता है। तो ज़्यादा ऊपर में रहेगा तो कम वेलोसिटी होगा, जैसे जैसे नीचे आएगा इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे वेलोसिटी कुछ था, ठीक है, इसको यू मानते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ होगा उसको भी मानते हैं। तो क्या होगा? ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब ये ऊपर से नीचे की ओर आए और वो एक्सेलरेशन होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, एक जो कैपिटल जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और स्मॉल जी है वो ग्रेविटी, जो अर्थ लगा रही, सिर्फ अर्थ को ही स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, बाकी पूरा यूनिवर्सल में जो होगा वो कैपिटल जी होगा। अर्थ के रिस्पेक्ट में इसको स्मॉल जी हम लोग बोलते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा होता है। अब क्या करते हैं, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा होता है तो उस पर क्या काम होता है। अब जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, इसको ME मानते हैं, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये नीचे की ओर आ रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है, इसका कुछ हाइट होगा, इसका कुछ हाइट होगा। इसका कुछ हाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका कुछ हाइट है। ठीक है, हाइट को ही हम लोग जैसे इन दो ऑब्जेक्ट के बीच का ये जो डिस्टेंस उसको R मानते हैं, तो यहाँ भी तो ये दो ऑब्जेक्ट है, तो इसको R को हम लोग H मान के चल रहे हैं। ठीक है, R को हम लोग H मान के चल रहे हैं। ये है दो ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी ही है, लेकिन ये ऊपर की ओर, इसलिए इसको H माने हैं। ठीक है, दूरी है, H माने हैं। अब चूंकि फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 इंटू M2 बाय R², ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये हमको फॉर्मूला पता है। अब हम आगे क्या करेंगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, तो G इंटू ME मतलब मास ऑफ अर्थ इंटू MO मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय R को हम लोग क्या माने, H, तो H का स्क्वायर हो जाएगा, H का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, आगे जो फोर्स है, इस फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, MA। इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू A। अब यहाँ फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स को क्या है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है ना, तो वहाँ पे जो मास होगा वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट को लेंगे। जो फोर्स लग रहा है, F लग रहा है, वो मास किस पे लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे ऊपर ना लग रहा है, अर्थ ऑब्जेक्ट पे लगा रही है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो हम लोग ऑब्जेक्ट वाला मास लेंगे, ऑब्जेक्ट का मास लेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद इधर कैपिटल G रहेगा, ME रहेगा इंटू MO मास ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा बाय H² रहेगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ये M से M कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये MO और ये वाला MO कट जाएगा। ठीक है, दोनों कट गया, तो बचा क्या, A बचा इक्वल टू G बचा, फिर मास ऑफ अर्थ बचा और H² बचा। ठीक है, अब जो एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे, अभी एक्सेलरेशन क्या है, हाइट से हो रहा है, ये हाइट से हो रहा है, तो इसीलिए इसको A को क्या मान लेते हैं, G। अभी क्या बताए हैं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसको G से डिनोट करते हैं, जो अर्थ फोर्स लगा रही है उससे जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसको G से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल G इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ बाय H² हो जाएगा। ये हो गया, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आ गया, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बाय एच स्क्वायर, ये निकल के आ गया। यहाँ पे जी क्या है, जी इज क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि अर्थ लगा रही है ऑब्जेक्ट पे, अर्थ लगा रही है किस पे, ऑब्जेक्ट पे लगा रही है। ठीक है, ये होता है। अब आगे क्या करते हैं, ये तो हमको पता चल गया कि ये जी है। अब जी का वैल्यू क्या होता है, मतलब कितना स्पीड से अर्थ फोर्स लगा रही है, जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना स्पीड से वो नीचे आएगा, कितना स्पीड होगा उसका, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना होता है, ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाय एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर यहाँ पे आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, रेडियस। ठीक है, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू, जी का वैल्यू क्या बताए थे, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये होता है कैपिटल जी का वैल्यू, जो कि यूनिवर्सल है, कभी भी बदलेगा नहीं। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 मीटर, सॉरी केजी में। ठीक है, 6 इंटू 10⁻24 केजी, ये केजी में होगा। ठीक है, और हाइट यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, वो क्या होगा, एक तरह से रेडियस ही होगा, अर्थ का रेडियस। अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ, वो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको रेडियस ऑफ अर्थ को, अब क्योंकि किलोमीटर में है, हमको चाहिए क्या, मीटर, क्योंकि एसआई यूनिट मीटर में हमेशा होता है, केजी है तो केजी के साथ मीटर चाहिए। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यही यहाँ पे लिख देते हैं, 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या होगा, जी इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा 6.67 और नीचे आ जाएगा 6.4 का स्क्वायर, और इधर बगल जो पावर वाला है, पावर को एक साथ कर लेते हैं तो 10⁻13, 10⁻13 कैसे आया 10⁻13, क्यों, देखिए ये 10⁻11 है, ये 10⁻11 है, और ये 10⁻14 है। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई में कोई चीज़ रहता है और बेस बराबर होता है, मैथ में पढ़ाई होगा, मल्टीप्लाई में है और बेस बराबर है, तो जो पावर होता है वो जुड़ जाता है। अब ये माइनस पावर है, ये माइनस पावर है, और ये प्लस पावर है, तो प्लस माइनस घटेगा, तो घट के कितना आएगा, 13 ही आएगा। ठीक है, तो 10⁻13 हो गया। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा, 10⁻12 रहेगा। ठीक है, क्यों 12 कहाँ से आया, अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 2 है, तो 6 और 2, जब अंदर और बाहर पावर रहता है तो दोनों पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 6 दूना 12 हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, 10⁻12 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है, ये और ये डिवाइड में और बेस सेम है, तो क्या होगा, पावर घटेगा, तो पावर घट के कितना हो जाएगा, ये ऊपर में 13 है और नीचे 12 है, तो पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा घट के। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो जी का वैल्यू आता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है,
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जी का वैल्यू हो गया, ये हमारा जी का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये जी का वैल्यू आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हाइट से छोड़े तो 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर की रफ्तार से, मतलब इतना स्पीड से वो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला में, तो इस फॉर्मूला में ध्यान से देखिए, कहीं भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अगर हम फ्री फॉल में देखें तो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट भारी है, कोई ऑब्जेक्ट हल्का है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो भारी ऑब्जेक्ट हो चाहे वो हल्का ऑब्जेक्ट हो, दोनों सेम स्पीड से अर्थ की ओर आएगा। हाँ, वहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर जैसे मान लो कागज लेंगे और एक भारी सामान ले लेंगे, तो कागज बड़ा है, उसका एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उस पर अगर एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा तो पहले गिरेगा, क्योंकि कागज पे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है। तो अगर हम ऐसा ऑब्जेक्ट लें जिसमें सेम सेम एयर रेजिस्टेंस लग रहा हो, सेम एयर रेजिस्टेंस लग रहा हो, मतलब दोनों सेम साइज का हो, भले एक हल्का हो एक भारी हो, लेकिन अगर साइज सेम हो तो एयर रेजिस्टेंस उस पर सेम लगेगा, तो दोनों क्या होगा, साथ में ही गिरेगा, दोनों साथ में, चाहे एक भारी हो चाहे एक हल्का हो, कितनों भारी क्यों ना ले लें, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों पे एयर रेजिस्टेंस सेम लग रहा है तो दोनों साथ ही गिरेगा, चाहे कोई हल्का हो चाहे एक भारी हो। एक वीडियो देखिए और वीडियो से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो से समझने का कोशिश कीजिए। देख लिए आप वीडियो देख लिए। हुआ क्या, यहाँ से एक क्या था, लोहे का स्क्रू ड्राइवर था। ठीक है, लोहे का स्क्रू ड्राइवर था, और एक इस सेम साइज का एक पेन था। अब स्क्रू ड्राइवर तो लोहा का होता है तो वो भारी होगा, पेन प्लास्टिक का होता है तो हल्का होगा, लेकिन दोनों का जो शेप है वो सेम है, मतलब दोनों राउंड शेप में है। अब राउंड शेप में है तो दोनों पे एयर रेजिस्टेंस साथ सेम लगेगा, और यहाँ पे ये ग्राउंड है, यहाँ पे नीचे ग्राउंड है। अब दोनों को एक साथ छोड़ा गया, तो क्या हुआ, जब दोनों अर्थ पे टकराएगा, ये भी और ये भी दोनों साथ में आके टकराएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो ऑब्जेक्ट का मास है वो डिपेंड नहीं करता है कौन भारी या कौन हल्का है, डिपेंड करता है अर्थ पे, अर्थ कितने स्पीड से खींच रहा है। तो इसको भी 9.8 के स्पीड से खींच रहा था, इसको भी 9.8 के स्पीड से नीचे जा रहा था, दोनों सेम स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो दोनों साथ में आके टकराएगा। ठीक है, तो ये होता है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, अगर कागज को ले लें तो कागज क्या होता है, कागज इस तरह से फ्लैट होता है। ठीक है, और ये हल्का भी है, तो इस तरह से क्या होगा, इस पे एयर ज़्यादा लगेगा, एयर इस पे रोकेगा, तो कागज धीरे धीरे गिरेगा। और वहीं अगर हम कोई भारी सामान ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा ही अगर कोई भारी सामान ले लेते हैं तो इस पे क्या है, इसके अंदर वजन ज़्यादा है, तो इस पे एयर को ही ये काट देगा। ठीक है, तो कागज पे ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कागज हल्का है, इस पे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, एयर ऊपर की ओर धकेलेगा तो वो नीचे जल्दी नहीं गिरेगा। ठीक है, लेकिन कागज से भी एयर रेजिस्टेंस हटा दें, कागज को ही इसके ऊपर रखते हैं, इस तरह से कागज को इसके ऊपर रख दें, तो कागज के ऊपर अब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, कागज इसके ऊपर आ गया, तो क्या होगा, दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट साथ में गिरेगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वहाँ कागज पे भी नहीं लग रहा है, दोनों का दोनों, एक भारी भी रहेगा और कागज भी रहेगा, तो दोनों साथ में नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का मास
का कोई जरूरत नहीं है ग्रेविटी में। इतना क्लियर हो गया। आगे क्या है वो देखते हैं। आगे इक्वेशंस ऑफ मोशन है। आगे क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अब जैसे हम लोग मोशन चैप्टर में पढ़े इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो क्या क्या इक्वेशन ऑफ मोशन था, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या था, पढ़े हैं ना इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या क्या था, पहला इक्वेशन था, पहला इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन क्या था, f इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये हम लोग मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये हम लोग मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब ये सेम इक्वेशन ग्रेविटी में भी काम आता है, ये सेम इक्वेशन ग्रेविटी में भी काम आता है। अब जैसे ये इक्वेशन है, अब यहाँ जहाँ जहाँ ए है, जहाँ जहाँ ए है वो क्या होगा, जहाँ जहाँ ए है, अब चूंकि ग्रेविटी, अब ग्रेविटी में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ जी हो जाएगा। और जहाँ जहाँ एस है, एस का मतलब क्या था, दूरी, कितना दूरी तय किया। तो अब यहाँ पे तो हाइट से आ रहा है एक हाइट, तो वो एस के जगह पे हम लोग एच डिनोट करेंगे। देखिए v तो सेम ही रहेगा, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस यहाँ a था, यहाँ पे g हो जाएगा, u प्लस जी टी। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ s था, s के जगह पे हम लोग h लिखेंगे, s के जगह पे हम लोग h लिखेंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a के जगह पे जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a की जगह g हो जाएगा, s के जगह पे h हो जाएगा। तो जो मोशन चैप्टर में पढ़े थे वो सेम चीज यहाँ पे यूज करना है, बस a की जगह g लगाना है और s के जगह h लगाना है, बाकी कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वेशन कंप्लीट होता है कि कैसे हम लोग इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे क्या है, आगे जो हम लोग को समझना है वो हम लोग को समझना है मास और वेट। मास क्या होता है और वेट क्या होता है, मास एंड वेट। हम लोग हमेशा इस चीज में कंफ्यूजन होते हैं, गलत बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, अपना वेट बोलते हैं कि हम लोग का इतना वेट है, 40 केजी 50 केजी वेट बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा वेट नहीं है, वो हमारा मास है। 40 केजी 50 केजी तो मास होता है ना, मास को ना केजी में डिनोट करते हैं, वेट को तो हम लोग न्यूटन में डिनोट करते हैं कि वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है। वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है। वेट क्या होता है, अर्थ जब लगाता है तो वेट एक तरह का फोर्स है, ठीक है, जो कि अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो एफ हो जाएगा वो एम जी हो जाएगा। ये अर्थ के द्वारा फोर्स लगाया है उसको क्या बोलेंगे, एफ इज इक्वल टू एम जी, उसी को हम लोग वेट बोलते हैं। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी, वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो ये वेट है एम जी, मतलब जो मास है हमारे शरीर का और जो ग्रेविटी है उसको गुना कर दो। अगर मान लो कोई आदमी 40 किलो का है और उसमें अगर ग्रेविटी 9.8 है, उसको गुना कर दें। ओवरऑल कभी कभी 10 भी लिया जाता है, तो अगर 10 लेके चलें तो क्या हो जाएगा, ये 400 न्यूटन हो जाएगा। एफ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, न्यूटन से, तो वेट को भी हम लोग किससे डिनोट करेंगे, न्यूटन से। ठीक है, तो जो हमारा वेट होगा वो 400 न्यूटन होगा, ना कि 40 किलो बोलते हैं। वो 40 किलो जो बोलते हैं वो मास है, ना कि वेट है। ठीक है, तो आज के बाद ये कंफ्यूजन ना करना, ठीक है, आज के बाद ये कंफ्यूजन ना करना। तो आगे समझते हैं डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मास और वेट में डिफरेंस क्या है। एक टेबल बना लेते हैं, टेबल से समझते हैं मास और वेट का डिफरेंस।
ठीक है, इधर लिखते हैं मास, इधर मास और इधर वेट। फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। मास को क्या बोलते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। बॉडी में कितना मटेरियल भरा हुआ है, बॉडी के अंदर मटेरियल, तो मटेरियल कितना भरा हुआ है इसको बोलते हैं मास। वेट किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? फोर्स by which earth attracts a body। ठीक है, ये होता है कि अर्थ कितने फोर्स के साथ कोई बॉडी को अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग वेट बोलते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड डिफरेंस क्या है? सेकंड डिफरेंस क्या है? इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इसका होता है केजी। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका वेट का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। वेट का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। थर्ड डिफरेंस क्या है? थर्ड डिफरेंस ये होता है कांस्टेंट। मास क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, हर जगह कहीं भी कांस्टेंट इन एनी प्लेस, एनी प्लेस। अब क्योंकि शरीर के अंदर कितना मटेरियल है वो हर जगह बदलता तो थोड़ी है, चाहे तुम अर्थ पे रहो, मार्स पे रहो, मून पे रहो, कहीं भी चल जाओ, अंदर का मटेरियल नहीं बदलेगा। लेकिन जो वेट होता है, वेट तो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अर्थ का ग्रेविटी अलग होगा, मून का ग्रेविटी अलग होगा, मार्स का ग्रेविटी अलग होगा। तो जैसे ही मास को हम ग्रेविटी से गुना करते हैं तो उसका वेट बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जो वेट है वो चेंजेस विथ चेंज इन प्लेस, चेंजेस विथ चेंज इन प्लेस। मान लो कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे 100 किलो का है, मून पे जाएंगे तो 1/6 घट जाएगा। ठीक है, तो वो होता है कि जो अर्थ पे वेट है वो मून पे वेट उसका 6 गुना घट जाएगा। मार्स पे जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा। तो वेट बदलेगा, मास नहीं बदलेगा। वेट बदलेगा, मास नहीं बदलेगा। चौथा डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ये होता है ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। एंड कांट बी जीरो, कांट बी जीरो, ये हमेशा तो पॉजिटिव में आएगा। जैसे 40 किलो बोलते हैं, 40 kg, 2 kg, ये तो हमेशा पॉजिटिव में रहता है। लेकिन ये कभी क्या नेगेटिव में जा सकता है? कभी पॉसिबल नहीं है। कभी किसी का मास 0 हो सकता है, ये भी कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ माइक्रोमीटर, माइक्रो में क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ मास होगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का है, वो कितना छोटा मास है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का,
लेकिन फिर भी उसका मास है ना, जीरो तो नहीं है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मास कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन जो वेट है कैन बी जीरो, वेट कैन बी जीरो, वेट जीरो हो सकता है, ठीक है, जब ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। मान लो किसी किसी जगह पे ग्रेविटी जीरो हो जाए। अब ग्रेविटी जीरो है तो हम लोग जानते हैं W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। अब ठीक है, अब इसको निकालेंगे। मान लो उसका मास 40 kg है, ग्रेविटी जीरो है, तो इससे गुना होगा तो वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वेट जीरो हो सकता है लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं अगला टॉपिक जो कि है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट और प्रेशर लगभग लगभग सेम होता है। थ्रस्ट को ही हम लोग प्रेशर बोलते हैं, लेकिन कब, जब ये प्रेशर परपेंडिकुलर होगा। कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई मान लो है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। जब हम फोर्स लगा रहे हैं मतलब जो प्रेशर होगा, प्रेशर परपेंडिकुलर लगना चाहिए, एकदम सीधा सीधा, ना ये टेढ़ा होना चाहिए, ठीक है, ना ऐसा होना चाहिए ना ऐसा होना चाहिए। अगर ये सीधा लग रहा है तो ये थ्रस्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, थ्रस्ट कहलाएगा। तो थ्रस्ट को ही प्रेशर बोलते हैं। लेकिन जब प्रेशर 90 डिग्री का हो जाएगा, जब प्रेशर इस पे हम लगा रहे हैं और ये प्रेशर जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, तो उसको हम लोग थ्रस्ट बोल देंगे। तो है क्या, थ्रस्ट भी एक तरह का प्रेशर ही है, थ्रस्ट भी एक तरह का प्रेशर ही है, ठीक है। लेकिन वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के बारे में तो पता ही 8 क्लास में। प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। जैसे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, हम कोई ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया पे। प्रेशर के बारे में 8 क्लास में पता ही होगा कि हम कोई ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रहे हैं और कितना एरिया पे। जैसे मान लो ये है, ठीक है, और इस जगह पे ये एक यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं, एक यूनिट एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स F लगा रहे हैं। ये यूनिट एरिया है, एक ये यूनिट एरिया है। तो एक यूनिट एरिया पे, ये तो पूरा ऑब्जेक्ट है लेकिन इस पूरे ऑब्जेक्ट में हम सिर्फ यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, उस फोर्स को बोल देते हैं प्रेशर। उस फोर्स को क्या बोल देते हैं, प्रेशर बोल देते हैं। तो ये 8 क्लास में पढ़ा हुआ है। फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, पर यूनिट एरिया होना चाहिए, ठीक है। अब इसी फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्रस्ट बाय एरिया हो जाएगा, थ्रस्ट बाय एरिया हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है। अब पास्कल का यूनिट क्या, सॉरी, प्रेशर का यूनिट क्या होता है। अगर एसआई यूनिट इसका निकालना चाहे प्रेशर का, तो इसका एक्चुअली होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी लिखते हैं। या फिर इसका एक और एसआई यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पास्कल, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्कल। तो पास्कल भी लिखते हैं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ज़्यादातर हम लोग पास्कल का नाम लेते हैं जब भी प्रेशर आता है। जैसे कितना प्रेशर लग रहा है, तो 100 पास्कल का प्रेशर लग रहा है, तो ये हम लोग पास्कल ज़्यादा यूज करते हैं। एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसको ATM से लिखते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग तरीका है, लेकिन जो नॉर्मली SI यूनिट है वो क्या है, पास्कल है, ठीक है। तो ये प्रेशर समझ में आ गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बायोन्सी। अब प्रेशर के बारे में कुछ वीडियो है वो देख लीजिए कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो एरिया पे डिपेंड करेगा। प्रेशर क्या है, एरिया पे डिपेंड करेगा। मान लो किसी का, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं,
तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिए, उसका एरिया कम है, उसका एरिया कम है, उसका एरिया, अब देखिए इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, तो किसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा? अब ये एरिया नीचे है, आप जानते हैं प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। मतलब अगर एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, और एरिया अगर हम घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो वही है, इसका एरिया कम है तो इसका प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका प्रेशर कम लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है। जैसे कि जो बैग है, जो स्कूल बैग है, स्कूल बैग में क्या होता है? स्कूल बैग में जो स्ट्रिप होता है टांगने के लिए, वो बैग में क्या होता है, मोटा दिया हुआ रहता है, इतना मोटा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया, एरिया क्या हुआ, बढ़ा दिया। तो एरिया जब बढ़ जाएगा तो इस पे क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। मान लो वहीं पे बैग में इतना पतला धागा दे देता, इतना पतला धागा दे देता, तो सोचो अगर इसको हम टांगते तो उतना सारा भारी बोझ 5 किलो 6 किलो तक तो होता ही होगा बैग, बुक्स वगैरह, तो कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर लगता कंधे पे। हो सकता है अगर पतला धागा रहता तो कट भी जाता। तो प्रेशर कम करने के लिए इसका मोटाई क्या किया, बढ़ा दिया, ताकि प्रेशर कंधे पे कम लगे, ठीक है। तो जहां भी एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। जैसे कि मान लो नोकीला कील होता है, इस तरह का कील है, आगे पे इस तरह से होता है और इस तरह से ये नीचे की ओर होता है नुकीला, नीचे की ओर होता है क्या, नुकीला। अब जब हम ठोकते हैं तो ऊपर से ठोकते हैं और यहाँ पे यहाँ ठोक रहे हैं, तो नीचे नुकीला है तो एरिया कम है, तो एरिया कम है तो इस पे अगर हम हथौड़ा से मारेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, जल्दी अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्योंकि एरिया यहाँ पे कम है, यहाँ पे क्या है, एरिया कम है, तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा तो ये जल्दी अंदर चला जाएगा। अगर वही मान लो इसको हम उल्टा कर दें, इसी को हम क्या कर दें, उल्टा कर दें, इस तरह से ये नोकीला भाग ऊपर रखें और ये चपटा भाग नीचे रख दें, चपटा भाग नीचे रख दें, नुकीला ऊपर और चपटा नीचे रखें, तो कितनों ठोक लेंगे तो क्या नीचे अंदर जाएगा? क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया तो प्रेशर घट गया, तो उससे क्या होगा, कितनी बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब भी ये अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि प्रेशर घट गया। प्रेशर ज्यादा होता तो ये अंदर जल्दी चला जाता, प्रेशर ही नहीं है तो अंदर ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो कुछ प्रेशर का वीडियो है वो देख लीजिए, ध्यान से समझिए कि क्या होता है। प्रेशर घटने से एरिया घटने से प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर एरिया बढ़ने से प्रेशर घट जाता है, ठीक है। देखिए इसका एरिया यहाँ पे कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, इसका एरिया यहाँ पे कम है, तो इस पे क्या होगा, एरिया कम होने से क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और यहाँ एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। देखिए नुकीला तरफ है, इसका एरिया कम है, इसको अगर हम लगाते हैं तो ये अंदर चला जाता है, क्योंकि एरिया कम था तो प्रेशर ज़्यादा लगा। अब ये क्या है, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा तो ये अंदर नहीं जाएगा। देखिए ये टेढ़ा हो गया लेकिन अंदर नहीं गया, तो क्या हुआ, इसका एरिया ज़्यादा था तो प्रेशर कम लगेगा, इसका एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे कम है, इसका एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, तो क्या होगा, इससे अगर हम फोर्स लगाएंगे, इस साइड से फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसका एरिया कम है। इस साइड से अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसका एरिया ज़्यादा है तो इसमें प्रेशर कम लगेगा। देखिए इससे अगर हम इसको काटते हैं
तो क्या हो रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं कम, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, जिससे ये कट जा रहा है। अगर इधर से हम काटेंगे तो इधर क्या होगा, कितनों भी ज़्यादा अगर हम फोर्स लगा लें, कितना भी हम फोर्स लगा लें, इधर से क्या होगा, नहीं कटेगा, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, और इधर एरिया कम है तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो क्या हो रहा है, देखिए कट जा रहा है पूरा, ठीक है। तो एरिया घटने से प्रेशर बढ़ जाता है और एरिया बढ़ने से प्रेशर घट जाता है। देख लिए कैसे होता है। अगला क्या है, फ्लूइड भी चारों तरफ प्रेशर लगाता है। जैसे मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या है, हवा भरा हुआ है, तो हवा भी क्या हो रहा है, कंटेनर पे चारों तरफ से प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है हर दिशा में। अगर इसमें हम पानी भर दें, इस पूरे में हम क्या करें, पानी भर दें, तो पानी भी क्या होगा, हर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। पानी भी क्या होगा, हर डायरेक्शन में फोर्स निकालेगा और ये बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो इसी को बोलते हैं प्रेशर बाय फ्लूइड। इसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर बाय फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या है, एयर प्लस वाटर, इन दोनों को ही फ्लूइड बोला जाता है। एयर को भी और वाटर को भी मिला दो तो वो क्या बोलते हैं, फ्लूइड कहलाता है। एयर भी फ्लूइड है, वाटर भी फ्लूइड है, दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो फ्लूइड भी जहां रहता है वहां पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। यहाँ पे भी देख लिए प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यहाँ पे भी देख लिए प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। वीडियो से भी समझिए कि कैसे वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगला क्या है, फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है। जो भी फ्लूइड मीन्स एयर और वाटर। फ्लूइड दो चीज मिलके बना होता है, एयर को भी फ्लूइड बोलते हैं और वाटर को भी फ्लूइड बोलते हैं। तो जो फ्लूइड है और एयर है, जो दोनों मिलके किसी पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, जैसे कि ये वाटर है इसके अंदर, तो इस बोतल के चारों तरफ से ये जो वाटर है ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्लस में जो एयर है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर लगाता है। तो वही देखेंगे कि अगर हम इसमें अगर होल कर दें, एक छोटा सा होल कर दें, तो इससे क्या होगा, पानी इससे बाहर होगा। अब बाहर क्यों आएगा, क्योंकि जो पानी ऊपर वाला पानी है वो नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी उस होल से बाहर जाएगा। एक छेद ऊपर में है और एक छेद नीचे में। इससे क्या होगा, इस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा। ये यहाँ से यहाँ तक बोतल है, इस पे यहाँ से यहाँ तक का पानी का फोर्स लगेगा, और यहाँ पे जो छेद है वो सिर्फ इतना ही पानी का फोर्स लगेगा। तो इसके क्या होगा, इसमें प्रेशर कम लगेगा और इसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का फोर्स है तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। इसमें प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। इससे क्या होगा, जब प्रेशर कम होगा तो ये कम फोर्स के साथ बाहर निकलेगा। इस पे प्रेशर ज्यादा लगेगा तो ये ज्यादा फोर्स के साथ, ज्यादा प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा। देखिए इसको हम सीधा करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ से पानी नहीं निकल रहा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी खत्म हो गया। तो यहाँ से देखिए पानी ज्यादा निकल रहा है, क्योंकि ये सारा प्रेशर ये लगा रहा है इस पे, इतना पानी है सारा, ये प्रेशर इस पे लगा रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। अब जैसे ही पानी यहाँ पे आएगा, पानी निकलना बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी ऊपर में पानी था वो इस पे प्रेशर लगाना कम कर देगा, फोर्स लगाना कम कर देगा। अब देखिए जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है वैसे वैसे इसका रफ्तार कम हो रहा है। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है फोर्स, तो देखिए ज्यादा प्रेशर से बाहर निकल रहा है। जैसे जैसे ये कम होते जाएगा ये प्रेशर घटता जाएगा। प्रेशर देखिए धीरे धीरे प्रेशर कम हो रहा है, पहले यहाँ तक जा रहा था अब यहाँ तक ही जा रहा है। अब जैसे जैसे ये पानी का लेवल नीचे आएगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने की वजह से ये बाहर आने का जो स्पीड है वो कम होता जाएगा। देखिए धीरे धीरे स्पीड कम हो गया है, पहले स्पीड ज़्यादा था अब स्पीड कम हो गया। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर लग रहा था इस पे, अब सिर्फ इतना ही प्रेशर लग रहा है तो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। देख लिए वीडियो कि बोतल में पानी ज़्यादा था
तो वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था, और जैसे जैसे बोतल में पानी खत्म होते गया तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे उसका बाहर आने का स्पीड घटते गया। क्यों? कि ज्यादा पानी भरा हुआ था तो उस पर प्रेशर ज्यादा लग रहा था, तो तेजी से बाहर निकल रहा था। जैसे जैसे पानी घट रहा था तो उसमें क्या हो रहा था, फ्लूइड कम था। कम फ्लूइड होने की वजह से क्या हो रहा है, वो प्रेशर कम करते गया। तो वही है, फ्लूइड भी हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। ज्यादा रहेगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, कम रहेगा तो कम प्रेशर लगाएगा। तो ये चैप्टर क्या होता है, यहीं पे एंड होता है। इसमें एक दो टॉपिक और है जो कि डिलीटेड है, एक दो टॉपिक और है लेकिन वो डिलीटेड है। लेकिन अगर फिर भी अगर स्कूल में वो पढ़ाया जाता है और ना समझ में आए तो कमेंट कर देना कि ये टॉपिक पढ़ाया गया लेकिन समझ में नहीं आया, तो हम एक अगला वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, वो जनरली शायद डिलीट हो गया है, लेकिन अगर पढ़ाया जाता है तो हम भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है।